Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। तो फ्रेंड्स, आज की इस दमदार वीडियो में हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो प्रश्न पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अर्थात जैसे यूपीएसआई या फिर यूपी के कांस्टेबल के एग्जाम में जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं सामान्य हिंदी के, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथियों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको और भी सेट मिलेंगे। और साथियों सामान्य हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेशन है जिससे आपके बहुत से प्रश्न आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों, यदि आपने कवर कर दिया तो आपको मेरिट में आने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। तो साथियों इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ध्यान से देखना बिना स्किप किए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। साथियों देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपकी सुविधा के लिए मैंने सामने लिख दिया प्रश्न के कि ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया था और कब पूछा गया था, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको लगे कि हाँ प्रश्न की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे मैं और करूँगा कि यदि आपको इन प्रश्नों का आंसर मालूम है और जितने भी इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं, उन 30 प्रश्नों में से आप यदि जितनों का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और साथियों अंत में अपना स्कोर भी बताना कि आपका इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए साथियों इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। साथियों जो हिंदी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। साथियों देखिए हम अक्सर बहुत से लोग जो हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो साथियों हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया राजभाषा के नाम से। अर्थात हिंदी क्या है? राजभाषा है। और दर्जा इसे राजभाषा कब मिला? तो फ्रेंड्स वह मिला था आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले, जॉन एडम्स या फिर वारेन हेस्टिंग्स। देखिए साथियों ये यूपीएसआई के बैच 3 22 दिसंबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को सन 1855 में, यह भी याद रखिएगा, सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको मेरिट में अपना स्थान पक्का कराना है, अपना एक सीट आपकी दर्ज करानी है, तो आप ऐसी वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचर, सौरसेनी या फिर मागधी। तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। तो साथियों देखिए जो सौरसेनी अपभ्रंश है तो इसी से जो है हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? मानक भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, पश्चिम भाषा या फिर साहित्यिक भाषा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी भाषा। ये पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली नई जबान है, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि नई भाषा है। कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, फिर बोली है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। जो ये बोलियां शब्द हैं, तो फ्रेंड्स ये बोलियां शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भारत की फिल इन द ब्लैंक्स है, सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। आपको बताना है कि हिंदी भारत की क्या है? मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राज्यीय भाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको पहले दूसरे प्रश्न में ही डिटेल से समझा दिया है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि भारत की राजभाषा है। क्या? हिंदी भारत की राजभाषा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसका विकास किससे हुआ है? पाली से हुआ है, प्राकृत से,
प्राकृत से या फिर अपभ्रंश से या फिर संस्कृत से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हिंदी भाषा है वह अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है 2017 के यूपीएससी बैच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए साथियों, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी के, इसलिए प्रश्नों को हल्के में मत लेना। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवाह। साथियों हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य हो गया आज के टाइम में यदि आपको मेरिट में अपना नाम लाना है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो वर्ण है यह शब्द की सबसे छोटी इकाई है। क्या? वर्ण इज द करेक्ट आंसर। और साथियों हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने 52 तो वर्ण होते हैं और आपके 11 स्वर होते हैं और उसके बाद आपका 33 आपके व्यंजन होते हैं। क्या? 52 क्या है फ्रेंड्स? 52 आपके कुल वर्ण हैं, 11 आपके स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या फिर स्वर तंत्रीय। ये पूछा गया प्रश्न यूपी के कांस्टेबल एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब कहलाता है संयुक्ताक्षर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको पिछले प्रश्न में डिटेल से समझाया है कि इसमें वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने होते हैं। तो आपसे पूछा गया स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन चारों विकल्पों में से तद्भव शब्द छांटना है। कपूर, पक्ष, मयूर या फिर मानसिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? कपूर। और कपूर का जो तत्सम शब्द होता है यह आपका क्या है? तद्भव है। लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा फ्रेंड्स कर्पूर, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। कर्पूर क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव शब्द छांटना है तो वो हो जाएगा आपका कपूर। पक्ष, मयूर, मानसिक ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य या फिर माथा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माथा। माथा जो है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स मस्तक। मस्तक क्या है? तत्सम है और तद्भव हो गया आपका माथा। ये बाकी तीनों ही तत्सम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपका तत्सम शब्द है आपकी निद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो कान है इसका तद्भव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा कर्ण। मोर का हो जाएगा आपका मयूर और बंदर का हो जाएगा वानर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द मक्षिका का सही तद्भव रूप है। बताइए तद्भव रूप कौन सा है मक्षिका का? मोर है, भौरा है, मेंढक है या फिर मक्खी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खी। जो मक्खी है वह मक्षिका का सही तद्भव रूप है। चलिए मोर क्या है? मोर का क्या हो जाएगा? मयूर। भौरा का आपका भ्रमर और मेंढक का आपका हो जाएगा मंडूक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? अब आइए भाई साहब, जितने भी सभी लोग चतुर हैं, अपने आप को चतुर समझते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो चतुर का जो है समानार्थी शब्द नहीं पूछा गया है, नहीं है। हाजिर जवाब क्या ये है? बिल्कुल है। खुदगर्ज ये नहीं है। फुर्तीला भी है, तीव्र बुद्धि भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, खुदगर्ज चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? आपसे नहीं है पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए, आप क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कई बार हम जल्दबाजी में उल्टा कर देते हैं और उल्टा समझ लेते हैं और उसका आंसर जो है गलत टिक कर देते हैं और हमारा मेरिट में हम उतने ही दूर खिसक जाते हैं। तो बताइए इसका समानार्थी शब्द क्या नहीं है? समीर, समर, अनिल, मारुति। तो देखिए जो समीर है यह भी इसका समानार्थी है, अनिल भी है, मारुति भी है। आपका समर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका समर शब्द जो है वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल या फिर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, हमारी आपसे शिकायत रहती है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक करिएगा, फैसला आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है,
कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो देखिए लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण क्या है, सुमित्रा के पुत्र थे। सुमित्रा जो दशरथ की रानी थी उनके पुत्र थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण को ही सौमित्र कहा जाता है। सुमित्रा से उत्पन्न होने के कारण इनको कहा जाता है सौमित्र। तो सौमित्र शब्द जो है किसका है, लक्ष्मण का समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष का नक्षत्र, साक्षात, भाव स्मरणीय या फिर अविस्मरणीय। तो इसका राइट आंसर है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, साक्षात ही प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। जो नृप है, यह नृप किसका समानार्थी शब्द है, आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूप और महीप का ही समानार्थी शब्द होता है नृप, जिसे हम राजा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है। आविर्भाव विश्लेषण है, अवतरण है, रूपगत है या फिर संप्रदाय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो अवतरण है यही आविर्भाव का समानार्थी शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा गया है नाव का। तो फ्रेंड्स इसको आप नौका कर लीजिए, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया। तो बताइए नौका, डोंगी, तरुणी या फिर तरी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरुणी। जो तरुणी शब्द है यह किसका है, वैसे तो यह युवती का समानार्थी शब्द है, युवती, लेकिन यहाँ पूछा गया नाव का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो वह तरुणी नहीं है। बाकी नौका, डोंगी, तरी ये तीनों ही जो है नाव के समानार्थी शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जटिल का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, पेचीदा। पेचीदा जटिल का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से शरीर शब्द का सही समानार्थी अर्थ वाला शब्द कौन सा है। कलेवर, विटप, पद्मा, महिला। बताइए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कलेवर। जो कलेवर शब्द है वह शरीर शब्द का समानार्थी शब्द है। विटप नहीं है, पद्मा नहीं है, महिला नहीं है। पद्मा को आप जानते हैं सरस्वती का समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है। आपसे पूछा गया जो अथ शब्द है इसका विपरीत अर्थात इसका विरुद्ध कौन सा शब्द है। इति है, प्रारंभ है, पथ है या फिर जथ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इति। जो इति शब्द है वह किसका, अथ शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जब महाभारत देखी होगी तो जो पुरानी वाली महाभारत थी जब वह शुरू होती तो उसमें एक सॉन्ग आता है, गाना आता है कि अथ श्री महाभारत कथा। तो अथ का मतलब क्या है, शुरू होना, और उसका विरुद्धार्थी क्या है, इति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है आपसे। मूर्धनी का तात्कालिक है, विषाद है, स्थायी है, फिर जीवंतता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवंतता। जो जीवंतता शब्द है यह मूर्धनी शब्द का ही उल्टा है अर्थात विपरीत शब्द है। कौन सा, जीवंतता। चलिए, और तात्कालिक का क्या है फ्रेंड्स, तात्कालिक का क्या है, दूरगामी हो जाएगा। विषाद एक तरह से दुख होता है तो विषाद का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। और स्थायी का यहाँ पर ए लगा दीजिए तो अस्थायी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। विकार, निराकार, आकार, प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निराकार। जो निराकार शब्द है वह साकार का विपरीत शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिकूल ही अनुकूल का विपरीत शब्द है या फिर कह लीजिए विरुद्धार्थी शब्द है। कौन सा, प्रतिकूल, अनुकूल का। और ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, उपकार को मानने वाला। देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। उपकार को मानने वाला इस शब्द या फिर वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द निम्न में से कौन सा विकल्प होगा। यदि हम उपकार को मानने वाला इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो वह शब्द कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स वह शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ ही जो है उपकार को मानने वाले का एक शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रात को घूमने वाला इस वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। यदि रात को घूमने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर या फिर अचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशाचर। जो निशाचर होते हैं अर्थात रात में घूमने वाले उनको हम निशाचर कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन एक क्विज के रूप में आपके लिए है। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रहे हैं हम। आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका राइट आंसर लिखिएगा कमेंट में। आपका प्रश्न है कि घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा विकल्प होगा। कहने का मतलब है कि ये जो वाक्य है यह आपका अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना है, फिर सुबह घूमना अच्छा है। जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और साथियों चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप दिखा दीजिएगा। आपका थम्स अप करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में। जो भी आपका सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा।